वैसे तो हमने मशीन्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है लेक्चर 9th में, और हमें अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि मैंने बताया था कि हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। रेडियो एक्टिविटी मैं इसी वीडियो में स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले हम दो क्वेश्चंस मशीन्स का करेंगे, उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 9 तुम लोगों ने देख लिया है। लेक्चर नंबर 9 में मैंने ब्लॉक एंड टैकल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुलीज का बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को तुम लोग लिखोगे एंड देन खुद से ट्राई करोगे। ठीक है। ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स में पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो अब मैं क्वेश्चन को यहां पढ़ता हूं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को लिखोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे तो सिर्फ वीडियो देखोगे, कोई फायदा नहीं होगा। डू इट, डू इट। इन द फॉलोइंग फिगर ड्रॉ अ टैकल टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मुझे डाउनवर्ड्स, नीचे फोर्स लगाना है, एफर्ट नीचे लगाना है। क्वेश्चन ने बोल दिया तो मुझे टैकल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ऐसे ही करते हैं। फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से इस हुक में, यहाँ हुक बनाना पड़ेगा ना, यहाँ एक हुक है, हाँ इस हुक में। हो गया, खत्म। बड़ा सिंपल। तो हमने तो टैकल बना लिया। अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है, मैं इसी में कर देता हूँ। हाँ, पार्ट ए क्वेश्चन के फिगर में ही मैं अब आंसर कर रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें तो अलग से बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर में ये फिगर बना हुआ है। एंड नाउ यू आर ड्रॉइंग द, यू हैव कॉपीड द एंटायर थिंग इन योर आंसर स्क्रिप्ट एंड नाउ यू हैव ड्रॉन द टैकल। ठीक है, बन गया। उसके बाद बोल रहा है मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। लोड नीचे, लोड तो मैंने यहाँ मार्क करके दिया हुआ है ऑलरेडी। ये तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। लोड नीचे, एफर्ट भी नीचे, ये हो गया। टेंशन मार्क करने के लिए बोला नहीं है, फिर भी हम मार्क कर देते हैं। अगर मान लो बोला हुआ बोल देगा तो, वैसे बोला नहीं है तो यू डोंट हैव टू डू इट, बट सपोज दे से मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट एंड टेंशन। चलो मैं टेंशन भी कर देता हूँ, लोड एफर्ट एंड टेंशन इन ईच स्ट्रैंड। तो टेंशन है तो मैं टेंशन भी बिना बना देता हूँ। हर स्ट्रैंड में टेंशन बना दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हो गया। पार्ट ए इज डन। पार्ट बी बोल रहा है इफ द लोड इज रेज्ड बाय 2 meters थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। इसका करेंगे हम वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी रेशियो ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज व्हाट चिल्ड्रन, इज इक्वल टू एन। याद करो मैंने बताया था कि जब भी हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लेते हैं उसमें वेलोसिटी रेशियो एन होता है। एंड एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। इस फिगर में कितने स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल है जो लोड को सपोर्ट कर रहा है, लेट मी सी। वन, देखो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं उसको ग्रीन से। 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5। दिस स्ट्रैंड जो मैंने अभी बॉक्स में किया है दैट इज नॉट सपोर्टिंग द लोड, दैट सपोर्टिंग द एफर्ट। लोड को सपोर्ट कर रहा है 5 स्ट्रैंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। वेलोसिटी रेशियो इज 5। वैसे भी ये भी मैंने बताया था जस्ट लेक्चर नंबर 9 में कि जब हम एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो एन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एन इज नंबर ऑफ पुलीज। नंबर ऑफ पुलीज कितने हैं, 5, तो वेलोसिटी रेशियो भी 5 आ गया। वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डीई अपॉन डीएल। ये ना वेलोसिटी रेशियो है। सारे चीज मैंने डिस्कस किया है रिवीजन ऑफ, जब मैं ये इसके पिछले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, प्रीवियस टू प्रीवियस या फिर सबसे प्रीवियस, आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस उस लेक्चर में हमने वेलोसिटी रेशियो, जिस लेक्चर में हमने मशीन स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, डेफिनेशन सब एक्सप्लेन किया था। अब देखना पड़ेगा तुम्हें ना, विदाउट वॉचिंग द प्रीवियस लेक्चर्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन, बहुत ही बेहतरीन रिवीजन चल रहा है, लेकिन तुम्हें सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू बी सिंसियर इन वॉचिंग ईच ऑफ द सेशंस, okay, without skipping any part and without just
without not without writing them. You have to write them, write all the things that we are doing. तो तभी तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा. Displacement of effort upon displacement of load is 5. Velocity ratio 5 है. Displacement of effort हमें निकालना है. What distance will the effort move? Displacement of load दिया हुआ है. Load is raised by 2 meters. 5. तो displacement of effort हो गया 5 2 10 meters. Therefore, the effort will move by 10 meters. हल हुआ question. What are the number of, state the number of strands of tackle supporting the load? ये तो अभी अभी किया है. कितने strands load को support कर रहा है? 5 strands. That is what velocity ratio is. D part में क्या बोल रहा है? What is the mechanical advantage of the system? Now, in the question, if they have not said anything about the efficiency, उन्होंने बोला नहीं है कि this machine is 60% efficient, 70% efficient. ऐसे question में हम ये मान लेंगे कि machine 100% efficient. और जब 100% एफिशिएंट होता है मशीन, तब वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू और मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू सेम होता है, इजंट इट? ये भी पहले डिस्कस किया हुआ बात है. तो मैकेनिकल एडवांटेज विल आल्सो बी 5. लेकिन अज्यूमिंग, तुमने अज्यूम क्या किया? एफिशिएंसी इज 100%. अगर मान लो एफिशिएंसी 100% नहीं है तो फिर 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा. तो यहां पर मैं अभी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करता हूं. मान लो कि 100% है, तब तो सिंपल है 5. What is the mechanical advantage of the system if efficiency, if its efficiency is 60% या 70% कर देता हूं, is 70%. 70% एफिशिएंट है मशीन. तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी. वेलोसिटी रेशियो कितना है? 5. एफिशिएंसी कितना है? 70%, मतलब 0.7, 3.5. मैकेनिकल एडवांटेजेस 3.5. देखो 5 नहीं है, 3.5 है. हालांकि फिर भी ये फोर्स मल्टीप्लायर है बिकॉज इट इज मोर देन 1. मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 3.5. ठीक है, अगर 100% एफिशिएंट होता तो एफिशिएंसी की जगह हम 1 रखते, 5 इंटू 1 5 ही होता. ठीक है, सिंपल सी बात है. अच्छा, व्हाट इज द मैकेनिकल, ये तो कर लिया. अब हम करेंगे ई. हाउ आर लोड एंड एफर्ट रिलेटेड? हाउ आर लोड एंड एफर्ट रिलेटेड? मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हारा आ गया, कितना आया चिल्ड्रन? 3.5. 3.5 आया. तो लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज होता है. मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है. दैट इज 3.5. तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो लोड इज इक्वल टू 3.5 इंटू एफर्ट. देयरफॉर यही रिलेशन पूछा है कि लोड और एफर्ट में क्या रिलेशन है. लोड इज इक्वल टू 3.5 इंटू एफर्ट. सिंपल है. अगर 100% एफिशिएंट मशीन होता तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 5 आता, यहाँ 5 आता. वेलोसिटी रेशियो भी 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 5 होता. अगर 100% एफिशिएंट होता तो फिर यहां पर हम 5 लिखते हैं. तो अब क्या लिखते हैं? लोड अपॉन एफर्ट इज 5 एंड लोड इज 5 इंटू एफर्ट. लेकिन इस केस में जहां पर ये मशीन 70% एफिशिएंट है, उस केस में ये लोड इज 3.5 इंटू एफर्ट. तो ये तो एक तरीके से हमने क्वेश्चन को यहां कर लिया. इसी तरीके से हमें करना है. ये हो गया ई पार्ट. ठीक है, इसी तरह से करेंगे. अब बोल रहा है हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन. हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन. सिंपल है, एफर्ट निकालना है मुझे. मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा. L अपॉन E इज इक्वल टू 3.5. मैकेनिकल एडवांटेज इज 3.5. कितना लोड दिया हुआ है? लोड ऑफ 100 न्यूटन. नीचे एफर्ट इज इक्वल टू 3. तो क्या करेंगे? यह हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 3.5. यहां पर हमने कर दिया 1000, नीचे आ गया 35. सॉल्व करने पर 28.57 न्यूटन. तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना. हमने सिर्फ एफर्ट लगाया 28.57 न्यूटन और लोड 100 न्यूटन का लोड ऊपर उठ गया. सोचो, काफी अच्छा फोर्स मल्टीप्लायर है. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा. चलो, अब हम मशीन्स पर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. चिल्ड्रन लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखो. द डायग्राम अलोंग साइड
shows a pulley arrangement, shows a pulley arrangement. देखो पुली का तो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहीं पे, पुली अरेंजमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। यहां पर फिर इस तरह का स्ट्रैंड को ऊपर लेकर गया हुआ है। देखो मैं कैसे बना रहा हूं। चलो बन गया। ये है ए और इस पुली का नाम है बी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है नेम द पुलीज ए एंड बी। पहले तो क्वेश्चन लिखो, बड़े प्यार से लिखो। इन द डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। इन द डायग्राम mark the direction of tension on each strand of string, on each strand of string. What is the purpose of the pulley B? What is the purpose of the pulley B? If the tension is T, if the tension is T, deduce the relation between, deduce the relation between number one T and E, number two E and L. उसके बाद what is the velocity ratio of the arrangement? मैंने बताया था ना, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुलीज हो, या फिर एक ही मूवेबल पुली एंड एक फिक्स्ड पुली हो, इस तरह के कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? लेक्चर 9 में क्या बोला था मैंने? 2 to the power n. N is number of movable pulleys. So what is the velocity ratio of the arrangement? I think तुम लोग आंसर कर लोगे बड़े इजीली। फिर है assuming that the efficiency of the system is 100%, assuming that the efficiency of the system is 100%, what is the mechanical advantage? What is the mechanical advantage of this? बड़ा सिंपल है। नेम द पुलीज ए एंड बी। ए कौन सा पुली है चिल्ड्रन? ए देखो मूवेबल पुली है, मूव कर रहा है ना, मूवेबल पुली। बी कौन सा पुली है? बी फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली। बी तो अपने पोजीशन यहां से फिक्स है, रिजिड सपोर्ट से, ये घूमेगा लेकिन ऊपर नीचे पुली एज अ होल नहीं जाएगा, तो फिक्स्ड पुली है। पार्ट बी क्या बोल रहा है? इन द डायग्राम मार्क द टेंशन ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रैंड। देखो एक ही स्ट्रैंड है, अगर स्ट्रैंड चेंज होगा तो फिर टेंशन का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ये एक ही स्ट्रैंड ऐसे गया है। दैट मीन्स यहां पर अगर टेंशन है, वही टेंशन यहां एक्ट करेगा, वही टेंशन यहां एक्ट करेगा। मैंने इसमें मार्क कर दिया, तुम्हें ये फिगर यहां बनाना पड़ेगा। यू हैव टू कॉपी दिस फिगर इन पार्ट बी। मैं इसी में मार्क कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है? तुम्हें तो बनाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पेपर में थोड़ी मार्क करके छोड़ दोगे, तुम्हें तो ड्रॉ करना है अपने आंसर शीट में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुली बी? पुली बी का काम देखो, पुली बी सिंगल फिक्स्ड पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली का काम ही होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। इन इफ द टेंशन इज टी, वैसे तो हमने टी ही मार्क किया है, क्वेश्चन में भी बोल दिया, इफ द टेंशन इज टी डेड्यूस द रिलेशन बिटवीन टी एंड ई। अब देखो बहुत सिंपल है, यहां पर एफर्ट लग रहा है, एफर्ट को इस टी ने बैलेंस किया हुआ है, तो एफर्ट और टी के बीच में रिलेशन क्या है?
E इज इक्वल टू टी। एफर्ट और टी के बीच में रिलेशन क्या है? एफर्ट इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहां पर टी एंड ई के बीच रिलेशन देखेंगे तो एफर्ट को किसने बैलेंस किया? सिर्फ इस पार्ट को देखो, सिर्फ इस टी ने। ई एंड एल, एफर्ट एंड लोड के बीच क्या रिलेशन है उसको डिड्यूस करेंगे। देखो पहले देखो, लोड को कितने टी ने बैलेंस किया है? 2 टी। लोड नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस किया है 2 टी ऊपर। तो लोड इज बीइंग बैलेंस्ड बाय 2 टीज। लेकिन टी के जगह पे हम लिख सकते हैं ई, बिकॉज टी इज इक्वल टू ई। तो नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 2 ई करने वाले हैं। बस आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था टी और ई का क्या रिलेशन है? टी इज इक्वल टू ई या ई इज इक्वल टू टी। सेकंड में पूछा है ई और एल के बीच में क्या रिलेशन है, या एल और ई के बीच क्या रिलेशन है? एल इज ट्वाइस ऑफ ई। सिंपल सी बात है। तो डी को भी हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आया? टी के जगह पे हमने ई लिख दिया, क्योंकि टी का मतलब ही है ई। इजी, सुपर इजी। उसके बाद व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो सुनंदो सर ने लेक्चर 9 में बताया था, 2 to the power n होता है, वेर n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। 2 to the power कितना मूवेबल पुलीज है? 1। तो वेलोसिटी रेशियो हो गया 1, आई मीन 2। 2 to the power 1 is 2। ठीक है। assuming that efficiency is 100%, what is the mechanical advantage? देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो इनटू क्या? एफिशिएंसी। देखो इसको कर सकते हैं बहुत तरीके से, मतलब 2 तरीके से rather। एक तो इस फॉर्मूला का यूज करके मैकेनिकल एडवांटेज को हम निकाल सकते हैं 2 तरीकों से। एक तो ऐसे कि मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो कितना है? वेलोसिटी रेशियो 2, 2 इंटू एफिशिएंसी 100%, मतलब 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आ गया। 100% एफिशिएंट मशीन में वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का भी सेम वैल्यू होता है। एक दूसरा तरीका ये है अदर वे, अनदर अनदर मेथड। क्या है अनदर मेथड? तुम ये वाला इक्वेशन को यूज कर सकते हो। कौन सा? वी नो L इज इक्वल टू 2E। ये तो पहले ही निकाल दिया है। L इज इक्वल टू 2E। इस E को यहां पे ले आओ, L अपॉन E कर दो। L अपॉन E वो आ गया 2। अच्छा, लोड अपॉन एफर्ट, इसी को तो मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। सिंपल सी बात है, एकदम हलवा है, हलवा। सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंडन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, इसमें बहुत ही स्कोरिंग सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब ही क्या कि कोई भी ऐसा एक एलिमेंट जो स्पॉन्टेनियस एमिशन करे, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का एमिशन करे, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उस फिनोमिनन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डेफिनेशन है उसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। मैं समझाऊंगा क्यों बोला जाता है, वो क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आता है। रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन लिखो, इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। ठीक है। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस of spontaneous emission of alpha or beta and gamma radiations। इस बात का ध्यान देना, यहां पर और लिखा है, यहां एंड लिखा है। या तो अल्फा और बीटा दोनों में से कोई एक एमिट होगा, उसके साथ साथ गामा एमिट होगा, इसलिए एंड लिखा है। ये कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा यहां एंड मत लिख देना। अल्फा और बीटा एक साथ कभी भी एमिट नहीं होता, या तो अल्फा या बीटा एमिट होगा, लेकिन उनके साथ किसी एक, जो भी यहाँ इसके साथ या तो अल्फा एमिट हो या बीटा, उसके साथ गामा एमिट हो सकता है, इसलिए एंड लिखा है। तो अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम द कहां से एमिट होगा? न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, इसीलिए इसे न्यूक्लियर फिनोमिनन बोलते हैं। समझ में आया क्यों इसे न्यूक्लियर फिनोमिनन बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस से एमिट होता है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ड्यूरिंग देयर डीके।
ड्यूरिंग देयर डीके। तो चूंकि ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, एटम्स के न्यूक्लियस से एमिट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिनोमिनन। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन है कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम वो सब चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करने वाली बहुत बातें हैं और उन सबको हम करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये जो अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है, गामा, इनका इनके प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। इनके प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी चेंजेस इन द न्यूक्लियस ड्यू टू अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। ठीक है, तो यहां पर क्या करो कि पहले तो उस चीज को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि अल्फा बीटा गामा के एमिट होने से क्या चेंजेस होगा न्यूक्लियस पर। इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद, इस टॉपिक को करने के बाद जो चैप्टर्स के और दूसरे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करेंगे। लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो, क्वांटिटी यानी एटॉमिक नंबर या मास नंबर, उसके बारे में अल्फा एमिशन होगा तो क्या, बीटा एमिशन होगा तो क्या, एंड गामा एमिशन होगा तो क्या। अब देखो, मास नंबर में क्या चेंज होगा। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। पहले तो इसको देख लो, फिर मैं समझाऊंगा। अभी समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन करूंगा ना, समझ में आएगा। गामा एमिशन होगा तो मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा 4, बाय डिक्रीजेस बाय 4। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। बीटा एमिशन होगा तो ऊपर वाला नंबर यानी मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। गामा एमिशन में दोनों में ही ना तो मास नंबर में ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है, सो रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आ गया? ये चीज समझ लोगे तो तुम्हारे बोर्ड के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा पूछने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टॉपिक से रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले इस टॉपिक को करा रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी का, और वो पार्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस चीज को अगर तुम समझ लिए तो। अभी बहुत सिंपल है, देखो, कभी भी अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो 4 डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाएगा। कभी भी बीटा एमिशन हुआ, एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, तो मास नंबर उस न्यूक्लियस का ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं, ऊपर वाला मतलब मास नंबर में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। जब गामा एमिशन हुआ, गामा रेडिएशन निकला, गामा पार्टिकल कभी नहीं बोलेंगे, गामा रेडिएशन बोलेंगे। कभी भी गामा रेडिएशन निकला तो ना तो मास नंबर में ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे सर, समझ में नहीं आया, अब एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्यों, क्वेश्चन से समझते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। मान लो एक न्यूक्लियस है P 20892, Q प्लस He42। हाँ, तुम्हें मैं बता दूं कि अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है वो होता है He42। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अल्फा 42। सिंबल लिख लो, सिंबल लिख लो, अल्फा पार्टिकल का सिंबल लिख लो। कैसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल का सिंबल? अल्फा लिखेंगे, ऊपर में 42। इसे हम He42 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। बीटा पार्टिकल का सिंबल लिखो, बीटा पार्टिकल का सिंबल लिखो, बीटा 0 - 1। और गामा का सिंबल लिखो, गामा 0 0।
वैसे तो गामा का कोई सिंबल खास होता नहीं है, 0 0 लिखते नहीं है, सिंपली गामा लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, वैसे 0 0 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंबल्स तुम्हें याद कर लेने हैं। याद हो गया? वैसे तो रिवीजन कर रहे, तुम्हें तो पता ही होगा ऑलरेडी। हमें फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, मतलब यहां पर और यहां पर क्या नंबर है वो कम हमें भरना है। ओके, दिस इज अ ब्लैंक स्पेस गिवन, यहां पर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ब्लैंक्स हैं, यहां भरना है। ठीक है, बी ए, यहां पर है एक्स वाई अल्फा, बी बन गया। टू बीटा, सी बन गया। गामा, डी बन गया। देखो, दो क्वेश्चंस मैंने किया, लिखा है यहाँ पे, कैसे करेंगे आंसर, ध्यान से देखो। P 20892 ये क्या है? अब समझना है कि P है न्यूक्लियस का नाम। ऊपर में जो नंबर लिखते हैं, कि केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कि मास नंबर को हम हमेशा ऊपर में लिखते हैं, एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज रिटन एट द फुट। तो 92 इज एटॉमिक नंबर। हेलो, आर यू listening carefully? Here the two numbers, mass number and atomic number. Whenever we denote any atom or nucleus, हम दो नंबर लिखते हैं ना। याद करो, क्लोरीन का कैसे लिखते थे? क्लोरीन 35 17, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना। 17 इज द एटॉमिक नंबर, 35 इज द मास नंबर इस आइसोटोप का। तो उसी तरह से पी कोई भी एलिमेंट है, नॉट नेसेसरीली फॉस्फोरस, जस्ट सिंबल है PQRS। पी फॉस्फोरस तो है ही नहीं, क्योंकि 92 फॉस्फोरस का होता नहीं है एटॉमिक नंबर, दूसरा कोई है, जस्ट रैंडम सिंबल है। तो मास नंबर है 208, एटॉमिक नंबर है 92। उसने वो चेंज हो गया और बन गया Q। क्या नंबर होगा Q का? क्या नंबर, मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा? प्रोडक्ट में देखो, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, He42। मैंने अभी भी बताया है कि अल्फा पार्टिकल होता है, यानी एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ पी से, क्योंकि प्रोडक्ट में मुझे एक अल्फा पार्टिकल दिख रहा है, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ पी से, तो क्यू बना है। तो ऑब्वियसली हमने अभी भी देखा कि अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। दैट मींस दिस मास नंबर विल बिकम 204, क्योंकि 4 डिक्रीज हो गया। 208 माइनस 4 इज 204। 92 बन जाएगा 90। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज होने से एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, तो 92 से 90 हो गया। नो डाउट, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। तो हमने फिल ये दोनों ब्लैंक्स को भर लिया, यहां पर भी ब्लैंक्स है, इनको भरना है मुझे, ब्लैंक्स है। ठीक है, इसमें देखो, एक ही क्वेश्चन में बी में 3 स्टेप्स है। ए, जिसका मास नंबर है एक्स, एटॉमिक नंबर है वाई, एरो के ऊपर अल्फा लिखा हुआ है, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए ने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया। या तो प्रोडक्ट में इस तरह से एक अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है, या तो एरो के ऊपर लिखा हुआ है, दोनों दोनों तरीके से लिखा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ए ने एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया तो बन गया वो बी। तो क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? मास नंबर ऊपर में 4 कम हो जाएगा, यानी x-4, और नीचे में y, वो नीचे 2 कम हो जाएगा, जैसे यहाँ 92 से 90 हो गया था। ये टेबल ही तो है मंत्र कि अल्फा एमिशन से मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। तो ऊपर वाला नंबर डिक्रीजेस बाय 4, नीचे वाला नंबर डिक्रीजेस बाय 2, तो y से ये y-2 हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। अब b बन गया c, क्या नंबर होगा? 2 बीटा पार्टिकल्स हैव बीन एमिटेड। एक बीटा पार्टिकल नहीं, 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुआ। तो एक बीटा पार्टिकल एमिट होने से मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, 2 बीटा पार्टिकल भी एमिट हो तो मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो तो चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाला नंबर क्या था? x-4 है अभी, यहां पर भी x-4 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नीचे वाला नंबर, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेस बाय 1 जब एक बीटा पार्टिकल एमिट हो। यहाँ 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट होगा, इसका मतलब इट विल इंक्रीज बाय 2। तो y-2 था, इसमें और 2 इंक्रीज कर दो, यानी सिर्फ y। तो अभी c का एटॉमिक नंबर हो गया y। बेसिकली देखा जाए तो c एंड y, c एंड a, दे आर द सेम न्यूक्लियस, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। लिख रहे अलग अलग नोटेशन से। फिर डी, डी में गामा एमिट हुआ। गामा के एमिशन से हमने देखा नो चेंज, नो चेंज, ना तो मास नंबर में चेंज, ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज। तो x-4 ही रहेगा और ये y रहेगा। इसमें एक सब पार्ट ऐड करता हूं बी में, बी के सब पार्ट में।
What is the general name used for the entities A and C? A एंड सी के लिए दोनों को देखो और सोचो कि एक जनरल नेम उनके लिए क्या यूज होता है। ए एंड सी को ध्यान से देखा जाए, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, वाई वाई, मास नंबर अलग अलग है। ऐसे एंटिटीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्लास 9th में पढ़े थे भाई, 10th का नहीं है आइसोटोप्स, लेकिन पूछता है। तो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट or nucleus of the same element having the same atomic number but different mass number. A and C क्या है? Isotopes है. So A and C, इसका आंसर होगा R, isotopes of each other. चलो और क्वेश्चन करते हैं, और करते हैं अभी इसी टाइप का। हम तो अभी आज यही टॉपिक करने वाले हैं, आज हम यही टॉपिक करने वाले। एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड का, ठीक है। अ सर्टेन न्यूक्लियस P has a mass number 15 and atomic number 7. Find the number of neutrons. Find the number of neutrons. Write the symbol for the nucleus P. Write the symbol for the nucleus P. The nucleus P loses, number one beta particle, number two alpha particles. Write the symbol of the new nucleus, the symbol of the new nucleus. In each case, and express each change by a reaction. बड़ा इजी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। A certain nucleus P has mass number 15 and atomic number 7. हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या तुम जानते हो? केमिस्ट्री में क्लास 9th में पढ़े हो, 8 में भी पढ़े होगे, दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बेसिकली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। ये तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 15 माइनस 7 यानी 8। सिंपल। अब ये केमिस्ट्री का है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सिंपल सी बात। राइट द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस पी। पी का सिंबल क्या होगा? पी लिखेंगे, ऊपर में कौन सा नंबर लिखते हैं? मास नंबर यानी 15, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं यानी 7। हो गया सिंबल, यही सिंबल है। कितना इजी है, हलवा है, हलवा क्वेश्चन। द न्यूक्लियस पी लूजेस वन बीटा पार्टिकल। सबसे पहले बीटा पार्टिकल वाला लिखेंगे, ओके। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पार्ट 2 में फिर 2 अल्फा पार्टिकल्स, उसका भी फिर लिखेंगे। अभी पी 1 अल्फा पार्टिकल लूज करता है, तो उसका न्यू सिंबल क्या होगा? न्यूक्लियस का, न्यू न्यूक्लियस का सिंबल, और फिर उसे मुझे रिएक्शन की तरह एक्सप्रेस भी करना है। बहुत सिंपल। P 15 7, इसने क्या किया? इसने एक बीटा पार्टिकल लूज किया, तो बन जाएगा कुछ और। मान लेते हैं P से Q बन गया। ये सिंबल मैं अपने मर्जी से दे सकता हूं, तुम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन डोंट कीप इट P बिकॉज दी एटॉमिक नंबर विल चेंज जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा 1। तो P ने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, यानी ये जो एटॉमिक नंबर 7 है वो 8 बन गया। याद करो तो
एटॉमिक नंबर ही होता है किसी भी एलिमेंट या न्यूक्लियस का यूनिक प्रॉपर्टी। तो 7 से अगर 8 हो गया है तो डेफिनेटली वो अभी पी नहीं है। पी का अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो फिर हम पी का एटॉमिक नंबर 8 नहीं हो सकता है। वी हैव टू गिव इट अ डिफरेंट नेम। तो मैंने क्यू दिया है, इसलिए वी हैव टू चेंज द नेम फ्रॉम पी टू क्यू। ऊपर वाला नंबर कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो अब मास नंबर रिमेन्स अनचेंज। प्रोडक्ट में डेफिनेटली बीटा पार्टिकल को शो करना, क्योंकि जो भी एमिट हुआ उसको शो करना चाहिए। ऐसा कुछ बच्चे लिखते हैं, सर आपने तो बोला था कि एरो एरो के ऊपर लिखने से भी चलेगा। मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ कि एरो लिख दिया, एरो के ऊपर बीटा लिख दिया और बना दिया क्यू 15 8, ये भी तो सही है। हाँ देखो, ये बहुत सही नहीं है इस तरह से दिखाना। इस तरह से दिखाना क्वेश्चन पेपर में भले वो कभी कभी ऐसा लिखते हैं एरो के ऊपर, जैसे यहाँ पर एरो के ऊपर लिख दिया अल्फा बीटा जो भी है, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। एज एन आंसर यू शुड नॉट राइट। आंसर जब लिखोगे तो प्रोडक्ट में तुम्हें बीटा पार्टिकल को शो करना चाहिए, उस टाइम एरो पे नहीं लिखना चाहिए। फॉलो दिस। नंबर 2, the nucleus p loses 2 alpha particles। p है, अब उसने क्या लूज किया, 2 अल्फा पार्टिकल। मान लो p से अब r बन गया और अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ लेकिन 2, तो अल्फा 4 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन यार आगे एक 2 लगा देंगे क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल्स हैव बीन रिलीज्ड। सो दिस 2 shows that 2 of such alpha particles are released। क्लियर? एक बार अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो 15 -4 हो जाएगा, लेकिन 2 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुआ इसलिए 15 -8 हो जाएगा, है ना। एक अल्फा पार्टिकल के रिलीज करने से -4 होता है, 2 अल्फा पार्टिकल के रिलीज करने से फिर से एक -4, यानी टोटल -8 होगा, तो 7 हो जाएगा ऊपर। और नीचे वाला एक अल्फा पार्टिकल के रिलीज करने से डिक्रीजेस बाय 2। देखो ना, यहां पे तो लिखा हुआ है 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो इट विल डिक्रीज बाय 4। तो क्या नंबर हो जाएगा, 7 -4 3। दिस इज व्हाट इट इज। तो हमने दोनों को कर लिया, वही आंसर कर लिया। राइट द सिंबल ऑफ द न्यू न्यूक्लियस। ये सिंबल मैंने अपने मर्जी से नाम दिया है, तुम्हें कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने क्यू और आर दिया है, वैसे जरूरी नहीं है तुम ए बी नाम दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। मार्क्स इन नंबर्स पर मिलेगा, ये नंबर्स करेक्ट होना चाहिए और ये सिंबल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस ईच चेंज बाय रिएक्शन, हमने दोनों चेंज को रिएक्शन से एक्सप्रेस भी कर दिया। आज इतना ही करते हैं। ये चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, ओके, और वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह, बैकग्राउंड रेडिएशन, सब तरह का क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, बिंदास वे में तुम्हारा कंप्लीट होगा। चलो आज यहीं तक। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस कर लो, लाइक कर लो, शेयर भी करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।